सीजन 1 की शुरुआत में हमें मुन्ना भैया को दिखाया जाता है जो अपने गाड़ी पर लगे हुए नंबर प्लेट को अपने पैरों से मारने लगते हैं क्योंकि उस नंबर प्लेट में कालीन भैया द किंग ऑफ मिर्जापुर लिखा हुआ था और कालीन भैया मुन्ना भैया के पिता हैं। इसी गुस्से के साथ वो अपने दोस्तों को लेकर गाड़ी से बाहर चला जाता है जहाँ रास्ते में उसे एक लड़के की बारात आते हुए दिखाई देती है। मुन्ना अपनी गाड़ी से उतरकर बारात में नाचने लगता है और अपनी बंदूक निकालकर हवा में फायरिंग करने लगता है, लेकिन गलती से गोली दूल्हे को लग जाती है और ये देखकर वहाँ पर जितने भी बाराती मौजूद थे सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद हम अखंड आनंद त्रिपाठी को देखते हैं जिसे सभी कालीन भैया नाम से जानते हैं। उनका वफादार मकबूल हर समय उनके साथ रहता है। कालीन भैया मकबूल से अपने कारपेट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कालीन भैया का तमंचे यानी कि देसी कट्टे का बिजनेस है और उसी के सप्लाई के लिए वो दोनों वहाँ से जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जो पूरे मिर्जापुर में कट्टे का डिस्ट्रीब्यूटर है और वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ एक ग्राहक और लेकर आता है जो कहता है कि आपके बनाए हुए कट्टे चलते ही नहीं हाथ में ही फट जाते हैं। उस ग्राहक का एक हाथ पूरी तरह से फट चुका था, इसलिए कालीन भैया उसे दूसरा कट्टा देता है, मगर जैसे ही वो ग्राहक उस कट्टे को चलाता है तो वो भी उसके हाथ में ही फट जाता है, जिस कारण उसका दूसरा हाथ भी फट चुका था। अब उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कालीन मकबूल से कहता है कि हमारे कट्टे का कुछ तो करना होगा क्योंकि इसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं है। फिर हम मुन्ना को देखते हैं जो गजूमल कॉलेज में पढ़ाई करता है और प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए पूरे कॉलेज में अपना पोस्टर लगवा देता है, लेकिन कॉलेज में दीपू सिंह नाम का एक उम्मीदवार खड़ा हो जाता है जो कि अपने नाम का एडवर्टाइजमेंट करने लगता है। जब ये बात मुन्ना को पता चलती है तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज पहुंचता है और दीपू को मारने के लिए दौड़ता है। दीपू अपनी जान बचाने के लिए क्लास में जाकर छुप जाता है और क्लास में हम गुड्डू पंडित और बबलू पंडित को देखते हैं जो कि उसी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। गुड्डू को तो पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, लेकिन उसका जो छोटा भाई है बबलू वो पढ़ाई में बहुत ही तेज है। मुन्ना उसी क्लास में पहुंच जाता है और दीपू को पकड़ के बहुत मारता है, लेकिन दीपू वहां से जब भागने की कोशिश करता है तो गुड्डू दीपू को लंगड़ी मारकर गिरा देता है। मुन्ना दीपू को धमकाता है कि आज के बाद अगर वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसके हाथ और पैर तोड़ दिए जाएंगे। मुन्ना गुड्डू को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डिम्पी और स्वीटी को देखते हैं जो उसी कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। डिम्पी गुड्डू और बबलू की छोटी बहन है और स्वीटी गुड्डू को पसंद करती है और गुड्डू भी उसे पसंद करता है, लेकिन गुड्डू कभी स्वीटी को बोल ही नहीं पाता कि उसके दिल में क्या है। इसके बाद हम गुड्डू के पिता को देखते हैं जिनका नाम है रमाकांत और वो वकील हैं और उसके पास यादव के खिलाफ सुनवाई के लिए केस दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर यादव का एक आदमी आता है और उसे धमकाने लगता है कि कोर्ट में यादव के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कहने के लिए, लेकिन वकील साहब उस आदमी को बेधड़क मारने लगते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। थोड़ी देर के बाद वकील साहब के पास उसी दूल्हे के घर वाले मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुन्ना भैया ने उनके बेटे को मारा। ये सुनकर रमाकांत उसका केस ले लेते हैं। रमाकांत एक आदर्शवादी वकील है और वो जानता है कि मुन्ना भैया कौन है, लेकिन फिर भी उसने केस लेने का सोचा और वो दूल्हे के घर वाले से कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग इस केस से पीछे नहीं हटोगे। इसके बाद हम मुन्ना भैया को देखते हैं जो अपने प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए पूरे कॉलेज में प्रचार करने लगते हैं। वहीं पर गुड्डू और बबलू भी थे जो मुन्ना भैया को देखकर सोचने लगते हैं कि काश हमारी भी लाइफ उनकी तरह होती। तभी गुड्डू का साइकिल का चेन उतर जाता है और गुड्डू साइकिल के चेन को लगाने की कोशिश कर रहा था जो लग नहीं रहा और वो गुस्से में साइकिल को पटकने लगता है। इसके बाद दोनों साइकिल को लेकर साइकिल के दुकान में आते हैं। यहाँ पता चलता है कि बबलू आगे की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ जाना चाहता है ताकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाए, लेकिन घर वाले उसे लखनऊ जाने से मना कर रहे थे। गुड्डू अपने भाई को समझाता है कि वो अपने पिता से बात करेगा ताकि बबलू लखनऊ जा पाए। इसके बाद हम कालीन भैया और उसकी पत्नी बीना को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे थे और देखते हैं कि कालीन भैया की उम्र हो जाने के कारण वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते। कालीन भैया की पहली पत्नी बहुत साल पहले गुजर गई थी और इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की है, लेकिन वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते। इसके बाद हम वकील साहब को देखते हैं जो अपने घर वापस आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनके पास एक केस आया है जिसमें गुंडे ने दूल्हे को ही रास्ते में मार दिया। ये सुनकर उसकी बीवी घबराने लगती है। फिर हम कालीन भैया के घर में देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं और वहाँ इंस्पेक्टर गुप्ता भी आते हैं जो कि स्वीटी के पिता है। इंस्पेक्टर गुप्ता जाकर कालीन भैया को सब कुछ बता देते हैं कि मुन्ना भैया ने रास्ते में एक दूल्हे को मार दिया और उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है और उसका केस कोई और नहीं बल्कि रमाकांत पांडे लड़ रहा है। ये सारी बात जानकर कालीन भैया गुस्से में आ जाते हैं और मुन्ना को डांटने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो तुम मिर्जापुर के राजा कैसे बनोगे। वो मुन्ना से ये भी कहते हैं कि जाकर वकील साहब को समझाने। इधर रमाकांत के घर में देखते हैं कि गुड्डू अपने भाई बबलू के बारे में बात करता है कि आखिर वो पढ़ाई करने के लिए क्यों लखनऊ नहीं जा सकता, लेकिन उसके पापा रमाकांत समझाने लगते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं और हमारे पास उतना बजट होता नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि उसी दिन रमाकांत का जन्मदिन था और सभी लोग केक लेकर जन्मदिन मनाने लगते हैं। गुड्डू और बबलू दोनों अपने पिता के लिए गिफ्ट लाने के लिए ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी मुन्ना अपने आदमियों के साथ रमाकांत के घर पहुंच जाता है। मुन्ना गुड्डू और बबलू को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि गुड्डू और बबलू दोनों रमाकांत के बेटे हैं। मुन्ना रमाकांत को समझाता है कि मैंने ही दूल्हे को मारा था, लेकिन ये सब गलती से हुआ और इस केस को बंद करो और दूल्हे की फैमिली से भी मिलने के लिए उसे मना करता है, लेकिन रमाकांत पीछे हटने से मना कर देता है। मुन्ना भैया गुस्से में आकर कहते हैं कि अपनी बेटी के लिए अगर लड़का नहीं मिल रहा तो उसे मेरे पास भेज देने। ये सुनते ही सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और रमाकांत की बीवी गुस्से में गोली चला देती है, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन गलती से एक गोली जाकर ललित के कान में लग जाती है जो कि मुन्ना भैया का खास आदमी है। इधर गुड्डू भी मुन्ना को बहुत मारने लगता है, जिसके बाद मुन्ना बेहोश हो जाता है और ये बात जब कालीन भैया को पता चलती है तो वो मकबूल और बाकी साथियों को रमानंद के घर भेजता है। इधर घर में देखते हैं कि गुड्डू अपने पिता को समझाता है कि आपको ऐसे केसेस नहीं लेने
चाहिए जिसमें जान का रिस्क हो और कालीन भैया पूरे शहर के डॉन हैं। तभी वहाँ पर मकबूल अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और रमानंद से कहने लगता है कि तुम्हारे दोनों बेटों को कालीन भैया ने बुलाया है। ये सुनकर सभी की जान हलक में आ जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब कालीन भैया गुड्डू और बबलू के साथ क्या करेंगे। गुड्डू और बबलू जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर वो दोनों नहीं गए तो कालीन भैया यहाँ आ जाएंगे और अगर वो यहाँ आ गए तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए गुड्डू और बबलू दोनों कालीन भैया से मिलने के लिए चले जाते हैं और कालीन भैया के घर पहुंचने के बाद वो दोनों से पूछते हैं कि तुम्हें पता था ना कि मुन्ना कौन है, वो किसका बेटा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने उसके ऊपर हाथ उठाया। गुड्डू कहता है कि अगर कोई भी उसके परिवार के ऊपर हाथ डालेगा तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लड़ेगा, इसलिए उसे जो भी अच्छा लगा उसने किया और अगर फिर से मुन्ना उसके घर वालों को तंग करेगा तो वो मुन्ना को फिर से मारेगा। ये सुनकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मिर्जापुर में जितने भी गन सप्लाईज होती है वो हमारे अंडर होता है। बबलू कहता है कि गन उसके कंट्रोल में होता है जिसके हाथ में गन होता है। कालीन भैया सोच विचार करने के बाद गुड्डू और बबलू दोनों को अपने अंडर काम करने के लिए ऑफर देते हैं और दोनों को सोचने के लिए थोड़ा वक्त भी देते हैं। गुड्डू और बबलू आपस में कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर वो लोग करे तो करे क्या। अगर वो दोनों कालीन भैया के अंडर काम नहीं करेंगे तो ये लोग उनके परिवार वालों को परेशान करते रहेंगे। गुड्डू समझाता है कि अगर हम लोग कालीन भैया के अंडर काम करेंगे तो हमारा भी शहर पर राज होगा और कालीन भैया के अंडर काम करने से हमारी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी, इसलिए दोनों राजी हो जाते हैं और कालीन भैया को हाँ कर देते हैं। कालीन भैया दोनों को एक एक बंदूक दे देते हैं और साथ में एक मोटरसाइकिल भी। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे इसी तरह की जिंदगी जीने की इच्छा थी। इधर मुन्ना अपने पापा से बहुत ज्यादा खफा था क्योंकि जिस आदमी ने उसे पीटा उसी को उसके पापा ने काम पे रख लिया। लेकिन कालीन भैया अपने बेटे को समझाता है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक के मकबूल भी नहीं, ये सभी लोग हमारे नीचे काम करते हैं, इसलिए गुड्डू और बबलू भी तुम्हारे नीचे ही काम करेंगे और जब मेरे बाद तुम मिर्जापुर पर राज करोगे तभी ये दोनों तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे। ये कहकर कालीन भैया वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन मुन्ना भैया सोचने लगते हैं कि मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप इस गद्दी को छोड़ेंगे, क्योंकि मुन्ना को हर समय ऐसा लगता है कि उसके पिता उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते कि वो मिर्जापुर को संभाल पाएगा भी कि नहीं, और इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि कालीन भैया उसके पिता है। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब वो मरेंगे और मिर्जापुर पर उसका राज होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि गुड्डू और बबलू दोनों कोर्ट चले जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए और उन्हें बताते हैं कि वो दोनों कालीन भैया के अंडर काम कर रहे हैं। ये जानने के बाद रमाकांत गुस्सा हो जाता है और समझाता है, मगर दोनों समझाते हैं कि आज के बाद हमारे फैमिली के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी और इसके लिए आपको मुन्ना भैया का केस छोड़ना होगा। रमाकांत और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मुन्ना भैया को कॉलेज से प्रिंसिपल मिलने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि दीपू सिंह ने कॉलेज प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपना नाम हटा लिया है। ये भी कहते हैं कि आज के बाद से कॉलेज के अंदर मारपीट नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने से स्टूडेंट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मुन्ना अपने साथियों से कह देता है कि आज के बाद कॉलेज के अंदर मारपीट नहीं होगी। तभी वहाँ मुन्ना की मुलाकात स्वीटी से हो जाती है जो अपनी बहन गोलू के साथ घर जा रही थी। मुन्ना स्वीटी से मूवी देखने के लिए चलने को बोलता है, लेकिन स्वीटी सीधा मना कर देती है। दरअसल मुन्ना स्वीटी से प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता है, लेकिन स्वीटी मुन्ना से प्यार नहीं करती, वो तो गुड्डू को पसंद करती है। लेकिन ये बात मुन्ना नहीं जानता था। स्वीटी मुन्ना के मुंह पर कह देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम मुन्ना को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ नशा करने के लिए चला जाता है, लेकिन कालीन भैया के घर में देखते हैं कि कट्टों के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो सभी वहाँ पर पैसा जमा करने के लिए आए थे और साथ में जितने भी खराब कट्टे हैं वो भी जमा कर देते हैं। कालीन भैया को पता चलता है कि मुन्ना किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा कलेक्ट करने गया है। कालीन भैया मुन्ना को डांटने लगता है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो मेरे घर आकर पैसा जमा कर रहे हैं, तुम कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा जमा ले रहे हो। मुन्ना डर के मारे कुछ भी नहीं बता रहा था और कालीन भैया मुन्ना को फोन रखने के लिए कहते हैं और बहुत ही चिंता में थे कि आखिर मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी कैसे संभालेगा। ब्रिजेश जो कलेक्शन कर रहा था वो जाकर कालीन भैया को बताता है कि अभी तक 15% का घाटा हुआ है और बहुत सारे कट्टे खराब निकले हैं। कालीन को इन सब की चिंता हो रही थी कि आखिर ये सब ठीक कैसे होगा और मुन्ना को भी इतनी समझ नहीं है कि वो ये सब काम संभाले। कालीन मकबूल से कहता है कि खबर मिली है कि रतिशंकर जो कि जौनपुर का राजा है वो मुन्ना को मारने का प्लानिंग कर रहा है और मिर्जापुर के ऊपर कब्जा करने वाला है, इसीलिए वो मुन्ना का ख्याल रखने के लिए कहता है। इधर गुड्डू और बबलू दोनों दूल्हे के घर वाले से मिलने के लिए आते हैं और उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये केस वापस ले लेने के लिए। इसके लिए बबलू उन लोगों को पैसे भी देता है, लेकिन दूल्हे के पिता और उसके मामा दोनों केस वापस लेने से मना कर देते हैं। गुस्से में आकर गुड्डू दूल्हे के मामा को छत से उल्टा लटका देता है और दूल्हे के पिता को धमकाने लगता है कि अगर वो केस वापस नहीं लेगा तो वो मामा को मार डालेगा। अब ये देखकर दूल्हे के पिता केस वापस ले लेते हैं। इधर कालीन भैया को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था कि वो आखिर है कहाँ। हम देखते हैं कि मुन्ना एक लड़की के साथ सो रहा था। इसके बाद रतिशंकर को दिखाया जाता है जो कि जौनपुर का किंग है और वो अपने आदमियों को मिर्जापुर भेज देता है मुन्ना को मारने के लिए। कालीन रतिशंकर को फोन करता है, पूछता है कि क्या तुमने अपने आदमियों को भेजा है मुन्ना को मारने के लिए, लेकिन रतिशंकर मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इधर हम देखते हैं कि रतिशंकर का एक आदमी मुन्ना को मारने के लिए पहुंच जाता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन मुन्ना कमरे के कोने में छुप गया था और जैसे ही एक गुंडा कमरे में आता है मुन्ना उस गुंडे को मार देता है। इसके बाद हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब सत्यानंद त्रिपाठी मिर्जापुर के किंग हुआ करते थे। अखंड आनंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया और रतिशंकर दोनों पहले दोस्त थे और मुन्ना उस समय छोटा था। सत्यानंद त्रिपाठी, कालीन भैया और रतिशंकर तीनों एक फंक्शन में आते हैं जहाँ एक नाटक चल रहा था। तभी अचानक
अजीत ठाकुर के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि उस समय अजीत ठाकुर मिर्जापुर का असली किंग था। लेकिन सत्यानंद त्रिपाठी उन लोगों को धमकी देता है कि अब से मिर्जापुर का असली किंग वो है, ना कि अजीत ठाकुर। और इस मुठभेड़ में मकबूल घायल हो जाता है और इसके अगले ही दिन सत्यानंद त्रिपाठी, अखंड आनंद और रतिशंकर सभी मिलकर अजीत ठाकुर को मारने के लिए चले जाते हैं। सत्यानंद अजीत को धमकी देता है कि तुमने हमारे परिवार के ऊपर हमला करवाया, और इसके तुरंत बाद सत्यानंद अजीत को वहीं गोली मार देता है और पूरे मिर्जापुर में ऐलान कर दिया जाता है कि अब से मिर्जापुर का असली किंग सत्यानंद त्रिपाठी है और उसके 2 उत्तराधिकारी रहेंगे, जिनका नाम है अखंड आनंद त्रिपाठी और उनका पोता मुन्ना, और रतिशंकर उसका वफादार रहेगा। लेकिन इससे रतिशंकर खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सत्यानंद त्रिपाठी उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। इसके बाद प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहां रतिशंकर जौनपुर का राजा है और वो अपने बेटे शरद को शहर छोड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि शरद अपने पिता का यह बिजनेस संभालना नहीं चाहता और वो पढ़ाई करके कोई काम करना चाहता था। लेकिन रति अपने बेटे से कहता है कि उसे मिर्जापुर में राज करना होगा और किसी भी तरह उसे हथियाना होगा। इसके बाद हम राजा को देखते हैं, जो कालीन भैया के घर में खाना बनाने का काम करता था। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को लेकर अपने गन प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री में चले जाते हैं, जहां उन्हें उन दोनों को दिखाया जाता है कि किस तरीके से गन बनाया जाता है। यहाँ हम लोगों को बताया जाता है कि ट्रक के स्टीयरिंग व्हील वाले पाइप से गन्स बनाए जाते हैं। इसके बाद कालीन भैया मकबूल को लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहां उनसे मिलने के लिए जेपी यादव आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का छोटा भाई है। यादव कालीन भैया से फंड मांग रहा था, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। यादव ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मिर्जापुर में राज करना है तो जल्द से जल्द फंड का इंतजाम करने। इसके बाद गुप्ता जी को देखते हैं, जो अपनी बेटी स्वीटी और गोलू के साथ कैरम खेल रहे थे और उन दोनों की पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, और कहते हैं कि कॉलेज में अगर कोई भी चीज की दिक्कत हो तो मुन्ना भैया को जाकर कहना। गोलू कहती है कि मुन्ना एक नंबर का गुंडा है, उसके पास हम लोग कभी नहीं जाएंगे। अगले दिन कालीन भैया लाला के पास जाते हैं और कहते हैं सिल्क की क्वांटिटी ज्यादा देने के लिए, और ये सिल्क कारपेट के प्रोडक्शन के लिए लगता है। इलेक्शन आने वाला है, इसलिए फंड की जरूरत है। लेकिन लाला कहते हैं कि सिल्क एक ऐसी चीज है जिसका सप्लाई कम रहने से ही इसकी डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि सिल्क की क्वांटिटी ज्यादा देने के लिए। इसके बाद हम तारा को देखते हैं, जो कि लाला की बेटी है। उससे मिलने के लिए डिम्पी आती है और तारा की शादी फिक्स हो गई थी और इसीलिए वो डिम्पी को अपने शादी में इन्वाइट करती है। इधर जब कालीन भैया और मकबूल दोनों लाला से मिलकर मिर्जापुर वापस जा रहे थे, तब रास्ते में पूर्वांचल नाम का गाँव पड़ता है। कालीन भैया पूर्वांचल आते हैं तो वो एक दुकान में लस्सी पीने के लिए जरूर रुकते हैं। इस बार भी वो दुकान में लस्सी पीने के लिए जाते हैं और दुकान वाला जब उसे लस्सी बनाकर देता है तो उसका हाथ कांप रहा था। ये देखकर कालीन भैया समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पर बैठी एक औरत बंदूक निकालकर कालीन भैया के हाथ पर गोली मार देती है। देखते ही देखते चारों तरफ से गोलियां बरसने लगती है। कालीन भैया और मकबूल दोनों बचते बचते सभी को गोली मार देते हैं और जो 2 लोग उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उसे मिर्जापुर ले जाते हैं। मकबूल उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों को किसने भेजा था। डर के मारे दोनों बताते हैं कि उन दोनों को रतिशंकर ने भेजा था। ये नाम सुनकर मकबूल उन दोनों को मारता नहीं है, बल्कि वहीं पर बांध के रखता है। इधर रात के समय कालीन भैया अपने पिता सत्यानंद त्रिपाठी के साथ बातचीत कर रहे थे कि रतिशंकर बार बार हमारे परिवार के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन सही टाइम आने पर हम भी उसे देख लेंगे। कालीन भैया मुन्ना को ये भी कहते हैं कि अगले दिन से गुड्डू और बबलू को अपने गन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाने। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सत्यानंद त्रिपाठी मन ही मन सोचने लगता है और हम जाते हैं 20 साल पहले के फ्लैशबैक में, जब अजीत ठाकुर के आदमी सत्यानंद त्रिपाठी के परिवार के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। तभी सत्यानंद त्रिपाठी पूरे मिर्जापुर में ऐलान कर दिया था कि कालीन यानी कि अखंड आनंद त्रिपाठी और उसके पोते मुन्ना उसके 2 उत्तराधिकारी होंगे। ये बात जानने के बाद रात के समय रतिशंकर फिर से सत्यानंद त्रिपाठी का हालचाल पूछने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था और सत्यानंद त्रिपाठी से कहता है कि इतने साल आपके लिए मैंने काम किया और आपने मुझे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। इसके तुरंत बाद रतिशंकर सत्यानंद त्रिपाठी के ऊपर गोली से हमला करने लगता है और इस मुठभेड़ में सत्यानंद घायल हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद सत्यानंद त्रिपाठी जब होश में आते हैं तो वो अपने बेटे अखंड आनंद त्रिपाठी को रतिशंकर को बुलाने के लिए बोलते हैं। जब रतिशंकर वहाँ आता है तो सत्यानंद उसे जिंदा छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मिर्जापुर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जौनपुर देता हूँ, वहाँ जाकर राज करो और आइंदा मिर्जापुर में वापस आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन अखंड आनंद बहुत ही गुस्से में था और जाते जाते वो रतिशंकर के छाती में चाकू से खरोच देता है, जिससे रतिशंकर जीवन भर उसे याद रखेगा कि उसे किस तरह से मिर्जापुर से निकाला गया था। और यही बात रतिशंकर को आज तक याद है। प्रेजेंट में मुन्ना भैया गुड्डू और बबलू को गन डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिखाते हैं कि कैसे गन का प्रोडक्शन होता है और वो गन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ सारे डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को जाकर बेचते हैं। कालीन भैया गुड्डू और बबलू को समझाते हैं कि गन का व्यापार और ज्यादा बढ़ाना होगा और जितना ज्यादा बढ़ाओगे तुम दोनों की कमीशन उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद हम बीना को देखते हैं, जो किसी लड़के के साथ सो रही थी, वो भी अपने कमरे में, और उनके घर में तब कोई नहीं था सिवाय सत्यानंद त्रिपाठी के, जो कि सारा दिन घर में टीवी ही देखते रहता है। उसी समय हम देखते हैं कि बीना जिसके साथ सो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि घर का नौकर राजा था। बीना ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि कालीन भैया उसे खुश नहीं रख पा रहे थे। अगले सीन में हम कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो गोलू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज के इलेक्शन के लिए अपना नाम नॉमिनेशन में देने को बोलते हैं। ये सुनकर गोलू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और प्रिंसिपल गोलू को समझाता है कि तुम कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई में अच्छी हो और दीपू सिंह अपना नाम वापस ले चुका है और अगर तुम नॉमिनेशन में अपना नाम देती हो तो मुन्ना को कड़ी टक्कर
टक्कर मिलेगी, क्योंकि मुन्ना कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी करता है। अगर तुम प्रेसिडेंट बन जाओगी तो कॉलेज का नाम भी सुधर जाएगा। इसके बाद हम सत्यानंद को देखते हैं जिसे बीना खाना देने के लिए आती है और सत्यानंद उससे पूछता है कि अखंड तुम्हारा ध्यान रख रहा है कि नहीं। बीना कहती है हाँ वो ध्यान तो रखते हैं, लेकिन ज्यादातर वो काम के समय बाहर ही रहते हैं, लेकिन मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर बीना वहाँ से चली जाती है। सत्यानंद अपनी बहू से इसलिए सब पूछ रहा था क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसके घर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अगले दिन स्वीटी अपने कॉलेज में बैडमिंटन खेल रही थी, तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर मुन्ना आता है और कहता है शाम को उसके साथ पिज्जा खाने चलने, लेकिन स्वीटी कहती है शाम के समय वो किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर जा रही है। मुन्ना गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें यहीं पर सबक सिखा देता। स्वीटी मुन्ना से कह देती है कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये कहकर वो गोलू के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही स्वीटी गुड्डू को फोन करती है और शाम को डेट पर चलने को बोलती है। गुड्डू भी इसके लिए मान जाता है। शाम के समय गुड्डू और बबलू और स्वीटी और गोलू रेस्टोरेंट आते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। इधर मुन्ना कंपाउंडर और ललित के साथ मिलकर सिनेमा देखने के लिए आता है और मुन्ना को ये चिंता सता रही थी कि गुड्डू और बबलू बिजनेस में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन ललित समझाता है कि ये पूरा मिर्जापुर तो आपका ही है, आज नहीं तो कल ये पूरा शहर आपके कंट्रोल में ही होगा। यही बात करते करते कंपाउंडर कहता है कि मुन्ना भैया आपके लिए तो हम आपके पिता को भी मार सकते हैं। ये सुनते ही मुन्ना भैया गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वो मेरे पिता हैं, मैं उनके बारे में जो भी बोल सकता हूँ मगर तुम लोग नहीं बोल सकते, अगली बार ऐसा कहा तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर मुन्ना गुड्डू और बबलू दोनों को फोन करके अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। गुड्डू बबलू मुन्ना के पास पहुंचते हैं और मुन्ना गुड्डू से पूछता है कि तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी उस तरह से बन नहीं रही। कंपाउंडर कहता है कि मेरे पास एक ऐसी गोली है जिसे खाकर तुम्हारी बॉडी पत्थर की तरह बन जाएगी। कंपाउंडर उसे डिस्पेंसरी लेकर चला जाता है और वहाँ गुड्डू को वो कुछ गोलियां देता है जिसे खाने के बाद उसकी बॉडी पत्थर की तरह होने लगेगी। इधर रमाकांत से मिलने के लिए दूल्हे के पिता और मामा आए हुए थे, तभी वहाँ गुड्डू और बबलू भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों को देखकर वो दोनों हैरान हो गए थे। गुड्डू कहता है कि हम रमाकांत के बेटे हैं और पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। दूल्हे का पिता कहता है कि हम वकील साहब के लिए एक चिट्ठी लाए हैं जिसमें लिखा है कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। गुड्डू धमकाने लगता है और कहता है कि चिट्ठी रखकर यहाँ से चले जा। तभी रमाकांत वहाँ पर आता है और दूल्हे का पिता चिट्ठी रखकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। रमाकांत को शक हो गया था कि गुड्डू और बबलू ने ही कुछ किया है, जिसके चलते वो वहाँ से चला गया। फिर गुड्डू और बबलू दोनों ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं और अपनी माँ के लिए वो नई साड़ी लाए थे जो वो अपनी माँ को दे देते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। अब अपनी बहन डिम्पी के लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन डिम्पी गिफ्ट लेने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने पिता के साइड है और उसे लग रहा था कि गुड्डू और बबलू दोनों गलत काम कर रहे हैं। इधर मुन्ना जब घर आ रहा था तब कंपाउंडर मुन्ना से माफी मांगता है और कहता है कि आज से मैं आपके पिता के बारे में जो कहा वैसा नहीं कहूंगा। लेकिन मुन्ना उससे पूछता है जब टाइम आएगा तो क्या तुम मेरे लिए मेरे पिता को मार दोगे। ये सुनते ही कंपाउंडर हाँ कहता है और कहता है कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है। अगले दिन मुन्ना सिल्क लेने के लिए लाला के पास जाता है, लेकिन लाला कहता है कि सप्लायर सिल्क तो दे देगा लेकिन दाम बहुत ज्यादा हो चुका है और कहता है कि 15% दाम बढ़ा के दिया जाएगा। मुन्ना अपने पिता से फोन करके बताता है कि सिल्क मिल तो जाएगा लेकिन 25% दाम बढ़ चुका है और डील फाइनल करने के लिए कहता है। तुरंत कालीन भैया लाला को फोन करके पूछते हैं कि सिल्क का रेट क्या है। लाला भी कह देता है कि 25% दाम बढ़ चुका है। लाला मुन्ना को समझाता है कि तुम अपने ही पिता को धोखा दे रहे हो। अगले दिन गुड्डू और बबलू को कालीन भैया अपने एक और बिजनेस के बारे में बताते हैं कि उन दोनों को अपनी फैक्ट्री में लेकर चले जाते हैं और चारों तरफ काम देखकर गुड्डू को काफी मजा आ रहा था। इसके बाद कालीन और मकबूल गुड्डू और बबलू से पूछते हैं क्या तुम दोनों ने कभी किसी आदमी को मारा है। ये सुनते ही गुड्डू और बबलू दोनों चौंक जाते हैं। फिर दोनों को उसी कमरे में लाया जाता है जहाँ उन दो लोगों को बंद करके रखा गया था जिन्होंने पूर्वांचल में कालीन भैया के ऊपर हमला किया। मकबूल गुड्डू और बबलू को कहता है इन दोनों को गोली मार दो। ये सुनते ही उनमें से एक आदमी उठकर वहाँ से भागने लगता है, तभी गुड्डू गन निकालकर उस आदमी पर गोली चला देता है। बबलू भी दूसरे आदमी के ऊपर गोली मार देता है, लेकिन वो ये सब करने के बाद उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। गुड्डू लगातार गोली मारते रहता है और दोनों आदमी को मार डालता है। इसके अगले ही दिन कालीन भैया गुड्डू और बबलू को कारपेट की सप्लाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन कारपेट के अंदर उन दो लोगों की लाश रखी हुई थी और कहता है कि पुलिस की नजरों से बच के रहना और कारपेट की सप्लाई हो जानी चाहिए। गुड्डू और बबलू दोनों ट्रक लेकर कारपेट की सप्लाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गुड्डू बबलू से कहता है कि घबराहट तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन एक बार मैंने जब गोली मारी तो उसके बाद मुझे सब कुछ आसान लगने लगा। बबलू कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, आगे से मुझे ये सब काम नहीं करना होगा। गुड्डू फैसला करता है कि आज से गोली चलाने का काम वो करेगा और दिमाग चलाने का काम बबलू करेगा। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और ट्रक की तलाशी लेने के लिए दरवाजा खोलने को बोलता है। बबलू पीछे बैठा हुआ था जहां कारपेट रखा हुआ था, लेकिन उनमें से एक कारपेट के अंदर दोनों की लाश रखी हुई थी और उनमें से खून भी टपक रहा था। बहुत देर हो जाने के बाद बबलू दरवाजा खोलता है और पुलिस वाला लाल रंग देखकर पूछता है कि आखिर ये क्या है। बबलू कहता है कि ये लाल रंग कारपेट से निकल रहा है, शायद किसी ने कारपेट के ऊपर पानी डाल दिया होगा जिसके चलते सारा लाल रंग निकल गया। ये देखने के बाद पुलिस वाला उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों ट्रक लेकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं और रात में एक जगह जाकर उन दोनों डेड बॉडी को जला देते हैं। अगले दिन गुड्डू स्वीटी के लिए एक तोहफा लेकर आता है और स्वीटी को दे देता है। फिर वहाँ से बबलू को लेकर एक गन
गन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बताता है कि सारे गन्स जाम हो जा रहे हैं या तो फट जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन बबलू उस डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा कॉल हिस्ट्री निकालता है, जिससे पता चलता है कि उसकी बीवी का भाई जौनपुर में रहता है और वो कालिन भैया का गन अपने साले को देता रहता है जौनपुर में सप्लाई करने के लिए, और जौनपुर का जितना भी खराब गन्स है वो यहाँ मिर्जापुर में सप्लाई करता था, जिस कारण वो डिस्ट्रीब्यूटर सारा प्रॉफिट कमा लेता था, लेकिन कालिन भैया को नुकसान हो जाता था। ये सब जाने के बाद गुड्डू तुरंत उस डिस्ट्रीब्यूटर को वहीं पर मार देता है। इसके बाद कालिन भैया गुड्डू और बबलू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि गन का व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। बबलू कहता है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर को अपने घर पर दावत में बुलाने के लिए। वहीं पर बाबर नाम का एक लड़का उनकी फैक्ट्री में नया ज्वाइन करता है और गुड्डू और बबलू से कहा जाता है कि बाबर को सारा काम समझा देने के लिए वो तुम दोनों के ही साथ काम करेगा। दरअसल बाबर मकबूल का भांजा है। मकबूल भी अपने भांजे को समझाता है कि कोई भी काम अगर तुम्हारे पास आता है तो उसे वफादारी के साथ निभाना। इसके बाद कालिन भैया के घर में सभी डिस्ट्रीब्यूटर को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को खाना खाने के लिए अलग बिठाया जाता है और उन लोगों को बताया जाता है कि कालिन भैया आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। तभी गुड्डू भैया बंदूक लेकर पहुंचता है और सभी से कहता है कि आप लोग जौनपुर में हमारा माल सप्लाई करते हैं और जौनपुर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप सबको मरना होगा। गुड्डू भैया धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगता है और वहां बैठे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार डालता है। बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर अलग बैठकर खाना खा रहे थे जो वफादारी के साथ कालिन भैया के साथ काम करते हैं। उन लोगों को कालिन भैया बताते हैं कि आज से कोई भी गन क्रेडिट में नहीं दिया जाएगा, उसके लिए तुरंत कैश पेमेंट करना होगा। इधर बबलू सारे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोटेक्शन मनी नहीं लेने के लिए, क्योंकि इससे हमारे व्यापार में नुकसान होता है और आज के बाद से जितने भी गन्स बिकेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को कमीशन मिल जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि फैक्ट्री के क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर को बुलाया जाता है गन की टेस्टिंग के लिए। गुड्डू उन्हीं को गन्स चलाने के लिए कहता है और देखने के लिए बोलता है कि गन्स हाथ में फटते तो नहीं है। ऑफिसर को पता है कि ये सारे गन्स खराब हैं, कभी भी फट सकते हैं, और वो डरते डरते अपने हाथों से गन चलाने की टेस्टिंग करता है, लेकिन देखता है कि सारे बंदूक अच्छी तरीके से चल रहे थे। गुड्डू और बबलू दोनों ऑफिसर को धमकाने लगते हैं कि आखिर गन हाथ में फट क्यों जाते हैं इसका इलाज ढूंढने के लिए, और अगर आप इसका इलाज नहीं ढूंढोगे तो हर वक्त गन की टेस्टिंग के लिए आपके ही हाथों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफिसर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और वो जौनपुर के एक पार्टी के साथ फोन पर बात करता है कि आज के बाद वो गन की सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग अब उससे ही क्वालिटी टेस्टिंग करवा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्वीटी अपना गिफ्ट खोलकर देखती है जो गुड्डू ने उसे दिया था। वो देखती है उसमें बहुत ही कीमती झुमके थे। स्वीटी कहती है कि मुझे गुड्डू अच्छा लगता है, लेकिन पापा इसके लिए राजी नहीं होंगे। गोलू कहती है कि अगर तुम गुड्डू से सच्चा प्यार करती हो तो पापा को हम समझा देंगे। अगले दिन गुड्डू फिर से स्वीटी के साथ रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाता है और उस समय स्वीटी उसके दिए हुए झुमके पहनकर आती है। गुड्डू अपने बारे में बताता है कि वो खून खराबा वाला काम में इन्वॉल्व रहता है और स्वीटी से पूछता है कि अगर तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। स्वीटी कहती है कि मुझे इन सब की आदत हो गई है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये भी कहती है क्या तुम अपना और मेरा ध्यान रख पाओगे। गुड्डू हंसता है और कहता है कि जिंदगी भर हम तुम्हारा ही ध्यान रखेंगे। रात के समय रमाकांत के घर में सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी वहाँ गुड्डू एक नया वॉशिंग मशीन लेकर आता है और उसकी माँ ये देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, सब ये मशीन कर देगा। अगले दिन शहर में जितने भी चोर पॉकेटमार हैं उन सभी को फैक्ट्री में बुलाया जाता है। बबलू सभी को समझाता है कि हमारा काम है गन का प्रोडक्शन करना, आप लोगों का काम है गन चलाते रहना और हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, जिसके लिए आप लोगों को गन चलाते रहना होगा। उनमें से एक चोर कहता है कि हमारे पास जितने गन्स हैं उतने ही चलाएंगे और हम में से बहुत लोगों के पास गन्स नहीं है। बबलू उन सारे चोर और पॉकेट मारों को गन फ्री में दे देता है, लेकिन एक ही शर्त में कि गन्स चलती रहनी चाहिए। इसके बाद मुन्ना को जब ये सब पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतना सारा माल तुम लोगों ने फ्री में क्यों दे दिया। बबलू समझाता है कि अगर हम लोग फ्री में नहीं बांटेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं और अब धीरे धीरे करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके बाद मुन्ना कंपाउंडर के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है और उसे एक डिस्ट्रीब्यूटर फोन करके कहता है कि हमारे गन्स डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुन्ना कहता है कि बहुत जल्द इसका उपाय निकालना होगा। मुन्ना देखता है कि कंपाउंडर हर समय उसके पास रेजर लेकर घूमता है और कहता है कि रेजर से अगर किसी को मारा जाए बिना कोई आवाज निकाले तो क्या आदमी को मारा जा सकता है। फिर दोनों टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ एक आदमी पहले से ही टॉयलेट कर रहा था, लेकिन गलती से वो मुन्ना के पैंट के ऊपर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर मुन्ना गुस्सा हो गया था और वो लड़के को मारने लगता है और कंपाउंडर अपना रेजर निकालकर मुन्ना को देता है और कहता है उसे मार देने के लिए। मुन्ना रेजर से उस लड़के के चेहरे के ऊपर स्क्रैच कर देता है। फिर कंपाउंडर रेजर लेता है और उस लड़के का गला काट देता है, जिससे वो लड़का बिना कोई आवाज किए ही वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम रमाकांत के घर में देखते हैं कि उसकी पत्नी उसके कपड़े अपने हाथों से ही धो रही थी और गुड्डू और बबलू देखते हैं तो कहने लगते हैं कि वॉशिंग मशीन रहते हुए भी आप अपने हाथ से कपड़े क्यों धो रही हो। तो रमाकांत कहता है कि मैंने उसे मना किया क्योंकि तुम्हारी कमाई हुई कोई भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। बबलू अपनी माँ से कह देता है कि आपने जो पर्दे दुकान से पसंद किए थे वो जाकर ले लेने, लेकिन उसकी माँ कहती है कि जिस दुकान से वो राशन पानी खरीदती है वो दुकान वाला मुझसे बदतमीजी से बात करता है। गुड्डू अपनी माँ को लेकर राशन की दुकान में चला जाता है। दुकानदार गुड्डू की
माँ को देखकर पंडिताइन कहकर उसे बुलाता है और ये सुनकर गुड्डू अपना गन निकालकर दुकानदार को धमकाने लगता है कि मेरी माँ को इज्जत से पुकारने। दुकानदार घबरा गया था और डर के मारे कहता है कि आज के बाद से हमारे दुकान में तुम्हारे घर के लिए राशन मुफ्त में जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में जितने भी चोर, उचक्के, पॉकेट मार सभी के पास गन्स होते हैं और वो गन चलाने लगते हैं। बबलू के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर आकर कहता है कि हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि आप लोग मुफ्त में गन्स बांट रहे हैं। बबलू कहता है कुछ ही दिनों में हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है, पूरे शहर में चोरी चकारी मारपीट बहुत बढ़ जाएगी, जिस चलते ग्राहक पुलिस वाले के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाएंगे और पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इसी के चलते शहर में ज्यादातर ग्राहक भी अपनी सेफ्टी के लिए गन्स खरीदना शुरू कर देंगे और ऐसे ही करते करते गन का बिजनेस बढ़ने लगेगा। पूरे शहर में दंगा फसाद बहुत ज्यादा होने लगेगा और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको भी कालीन भैया की तरफ से कमीशन जो मिलता है। इसीलिए एक दिन डीएसपी इंस्पेक्टर मौर्य को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और डीएसपी बताता है कि इलेक्शन का समय आ रहा है और आपको मिर्जापुर ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत खून खराबा हो रहा है और इसी को बंद करने के लिए आपको वहाँ भेजा जाएगा और जल्द से जल्द आपको काम शुरू करना होगा। इंस्पेक्टर मौर्य अपना ट्रांसफर लेटर लेते हैं और मिर्जापुर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम त्रिपाठियों के घर में देखते हैं मुख्यमंत्री के छोटे भाई जेपी यादव, मुन्ना भैया और कालीन भैया और साथ में रतिशंकर को भी देखते हैं जो होली का सेलिब्रेशन करने के लिए वहाँ आए हुए थे और वो सभी एक साथ मीटिंग करने के लिए बैठते हैं जिसमें यादव जी सभी को समझाते हैं कि इलेक्शन आने वाला है और शहर में वायलेंस कम करना होगा, हमें किसी भी हालत में ये इलेक्शन जीतना है और अगर पब्लिक सुरक्षित महसूस करेगी तभी हमें वोट मिलेगा। इधर हम ऑफिसर मौर्य को देखते हैं जो मिर्जापुर पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर गुप्ता से मिलते हैं और पूछते हैं कि शहर में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, इसे कम करो और पूछता है कि क्या आप रिश्वत लेते हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुप्ता कहता है नहीं, मैं पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। गुप्ता जी वहाँ से चले जाते हैं और इधर त्रिपाठियों के घर में देखते हैं कि होली का जश्न मनाने के लिए नाच गाना हो रहा था। यादव जी भी लड़कियों के साथ नाच रहे थे, तभी वहाँ पर मुन्ना भैया आ जाते हैं और लड़कियों के साथ वो भी नाचने लगते हैं और यादव जी को साइड कर देते हैं। गुस्से में यादव जी मुन्ना भैया के ऊपर हाथ उठा देते हैं जिसके तुरंत बाद मुन्ना भैया अपनी गन यादव जी के ऊपर तान देता है। कालीन भैया मुन्ना को शांत करता है और यादव को कहने लगता है कि आपको मेरे बेटे को झापड़ नहीं मारना चाहिए था, वो मेरा बेटा है। बेइज्जत होने के बाद यादव जी रतिशंकर से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मिर्जापुर चाहिए तो तुम्हें मेरे पार्टी के लिए बहुत सारा पैसा भेजना होगा और अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी तो हम तुम्हें मिर्जापुर दिला देंगे। रतिशंकर खुश हो गया था और कहता है कि मैं आपकी पार्टी के लिए फंड्स भिजवा दूंगा लेकिन त्रिपाठी मेरे परिवार के ऊपर हमला नहीं करेगा। यादव जी भरोसा दिलाते हैं और रतिशंकर मान जाता है। फिर वहाँ कालीन भैया आते हैं और यादव जी कालीन भैया को बताते हैं कि आज के बाद से तुम्हारे और रतिशंकर के बीच जो दुश्मनी है वो खत्म हो गई है। लेकिन कालीन भैया एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि हमारे कारपेट के व्यापार में जितना भी सामान उनके इलाके से आता है उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रतिशंकर इसके लिए मान जाता है और फिर दोनों गले मिलते हैं। इधर कॉलेज में देखते हैं कि गोलू प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कंफ्यूज हो रही थी लेकिन बबलू समझाता है कि कॉलेज में सभी मुन्ना से तंग आ चुके हैं और अगर तुम इलेक्शन जीत जाती हो कॉलेज को नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा और कॉलेज में मारपीट भी बंद हो जाएगा। इधर कालीन भैया गुड्डू और बबलू को अपने कारपेट के व्यापार में इन्वॉल्व कर लेते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि कारपेट के अंदर ये लोग अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं। ये सब देखकर बबलू और गुड्डू हैरान हो जाते हैं और कालीन भैया दोनों को समझाते हैं कि इस व्यापार को बढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं कि इसके बाद से कोई भी काम करोगे तो मुझसे पूछे बिना नहीं करोगे। इधर रतिशंकर जौनपुर में एक बड़े से बिजनेसमैन के पास जाता है फंड के कलेक्शन के लिए। रतिशंकर बिजनेसमैन को समझाता है कि अगर तुमने इस बार मेरी मदद कर दी तो इलेक्शन हो जाने के बाद मिर्जापुर में तुम्हारा व्यापार में बढ़ा दूंगा। बिजनेसमैन रतिशंकर को बहुत सारा पैसा दे देता है और पैसे को लेकर यादव जी के पास भेजवा देता है। इधर स्वीटी गुड्डू को रेस्टोरेंट में बुलाती है अपने पिता से मिलवाने के लिए। फिर वहाँ पर पिताजी भी चले जाते हैं और गुप्ता जी गुड्डू को देखकर स्वीटी को शादी के लिए हाँ कर देते हैं क्योंकि गुप्ता जी गुड्डू और बबलू को पहले से ही जानते थे कि वो दोनों कालीन भैया के अंडर काम करते हैं और अगर उसकी बेटी गुड्डू के घर चली जाएगी तो पूरे शहर में वो रानी की तरह रहेगी। इधर हम रमाकांत को देखते हैं जो अपने बेटे गुड्डू और बबलू के खिलाफ कोर्ट में एक फाइल तैयार करता है। वो अपने ही दोनों बेटों को जेल भिजवाने का पूरा इंतजाम कर चुका था लेकिन बिना कोई सबूत के रमाकांत कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रमाकांत ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उनके दोनों बेटे गलत रास्ते में जा रहे हैं और इसमें उन दोनों की जान कभी भी जा सकती है और अगर वो लोग जेल में रहेंगे तो ना किसी की जान लेंगे ना खुद की जान जाएगी। उसके बाद रात के समय गुड्डू और बबलू दोनों अपने माता पिता को सरप्राइज देते हैं और बताते हैं कि उन दोनों ने परिवार के लिए एक फ्लैट खरीद लिया है। लेकिन ये सुनकर रमाकांत गुस्सा हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। डिम्पी कहती है कि गुड्डू आपको किसी से मिलवाना चाहता है। गुड्डू अपनी माँ को स्वीटी से मिलाता है और उसकी माँ स्वीटी को पसंद कर लेती है। फिर सब घर में वापस जाते हैं और घर के बाहर रमाकांत खड़ा था और अपने दोनों बेटों को घर से बाहर कर देता है और कहता है कि दोनों ने हमारे लिए फ्लैट खरीदा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों अब बाहर रहने का इंतजाम खुद कर लेंगे। रमाकांत अपने दोनों बेटों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इधर कॉलेज में देखते हैं कि गोलू कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर तो देती है जिसके लिए प्रिंसिपल उसे शाबाशी देते हैं और कॉलेज में अपना प्रचार करने के लिए बोलते हैं। बबलू कहता है कि वो भी गोलू को प्रचार करने में मदद करेगा। इधर यादव जी अपने भैया को फोन करके बताते हैं कि पैसों का इंतजाम हो चुका है और आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कीजिए, बाकी हम सब कुछ संभालेंगे। अगले दिन हम मौर्य को देखते हैं जो इंस्पेक्टर गुप्ता को अपने ऑफिस बुलाता है और पूछता है कि आपकी ऊपरी कमाई कितनी होती है। ये सुनकर गुप्ता जी बोलते हैं कि मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ और मैं रिश्वत नहीं लेता। ये सुनने के बाद मौर्य जी कहते हैं कि आपके मन में जो कुछ भी है वो मुझसे आकर बता दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब कुछ जानने के बाद गुप्ता जी सीधे जाकर ये सारी बात कालीन भैया को बता देते हैं। इधर बबलू और गुड्डू दोनों अफीम के व्यापार बढ़ाने के लिए किन्नरों के पास जाते हैं और उन लोगों को समझाते हैं कि तुम लोगों का नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम्हें तो
पुलिस वाले भी नहीं पकड़ते और इसलिए अगर हम लोगों के साथ काम करती हो तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, तुम लोगों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये सब सुनने के बाद वो लोग भी बिजनेस में काम करने के लिए मान जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी किन्नर मिलकर अफीम की सप्लाई करने लगते हैं और इधर मौर्या को देखते हैं जो अपने कुछ ऑफिसर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि मिर्जापुर में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है और अब इस वायलेंस को खत्म करना होगा। और शुरुआत करने के लिए मौर्या गुड्डू और बबलू को मारने का ऑर्डर देता है। अब बबलू गोलू को लेकर कॉलेज पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि गोलू अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रचार करने के लिए आती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर आप मुझे प्रेसिडेंट के तौर पर चुनते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि कॉलेज में वायलेंस नहीं होगा और पढ़ाई अच्छे से होगी। तभी हम देखते हैं कि मुन्ना भैया के दो आदमी को पता चल जाता है कि गोलू प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रही है। दोनों तुरंत मुन्ना भैया को यह खबर दे देते हैं। तभी वहाँ पर मुन्ना भैया के कुछ आदमी आ जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं, जिसके बचाव में बबलू भी गोली चलाने लगता है और गोलू को बचाता है। गोलू बबलू को समझाती है कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मैं खुद लड़ना चाहती हूँ और अगर तुम इसी तरह गोली चलाते रहोगे तो मेरे और मुन्ना के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स मुझे वोट नहीं देंगे। ये सुनकर बबलू गोलू की बात मान लेता है और कहता है कि आगे से वो उसकी मदद नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि उस्मान के डाकू गुड्डू और बबलू से मिलने के लिए आते हैं और वहाँ गुप्ता जी भी आए हुए थे। तभी वहाँ पर मुन्ना भी आ जाता है और बबलू को धमकाने लगता है कि तुम कॉलेज में मेरे खिलाफ प्रेसिडेंट की प्रचार करवा रहे हो। बबलू समझाता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। गुड्डू कहता है कि गोलू की बड़ी बहन स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए बबलू गोलू की मदद कर रहा है। अब ये बात जानकर मुन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि स्वीटी से मैं प्यार करता हूँ और यह कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाद में वो फैसला करता है कि वो गुड्डू और बबलू से बदला लेगा और वो उसकी बहन डिम्पी को उठा लेगा। अगले ही दिन जब स्वीटी और डिम्पी दोनों कॉलेज जा रहे थे तभी मुन्ना अपने साथियों के साथ पहुंचता है और डिम्पी को अपने गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। यही बात स्वीटी और गुड्डू को फोन करके बता देती है और गुड्डू आग बबूला हो जाता है और बबलू के साथ मिलकर मुन्ना को पकड़ने के लिए चला जाता है और वो गुस्से में पागल हो गया था और कहता है कि आज वो मुन्ना को मार ही डालेगा। बबलू तुरंत ये बात कालीन भैया को फोन करके बता देता है, जिसके बाद कालीन भैया मकबूल को मुन्ना के पास भेज देते हैं। अब मकबूल सभी को पकड़ के कालीन भैया के घर ले आता है और कालीन भैया अपने बेटे को बहुत डांटते हैं कि तुमने गुड्डू की बहन को उठा लिया। मुन्ना बताता है कि गुड्डू और बबलू दोनों मिलकर कॉलेज में उसके खिलाफ प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये जाने के बाद कालीन भैया मन ही मन गुस्सा हो रहे थे और उन दोनों को यहाँ से जाने को बोलते हैं। इसके बाद गुड्डू और बबलू दोनों स्वीटी और गोलू को लेकर घर चले जाते हैं, जहाँ गुड्डू स्वीटी के साथ अकेले में रोमांस करने लगता है। इधर गुड्डू मन बना चुका था कि वो स्वीटी से शादी करेगा और यही बात वो अपने भाई बबलू को कहता है और बबलू भी यही कहता है कि स्वीटी अच्छी लड़की है। फिर दोनों जब अपने गाड़ी से वापस घर जा रहे थे तभी उनको पुलिस पीछा करने लगती है और उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगती है। गुड्डू और बबलू दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार डालते हैं। ये सब देखकर गुड्डू कालीन भैया को फोन करता है और बताता है कि पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हुए थे। ये सुनने के बाद कालीन भैया उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाने को बोलते हैं। फिर गुड्डू और बबलू रात के समय अपने घर आते हैं, जहाँ गुड्डू कंपाउंडर को फोन करने की कोशिश करता है क्योंकि कंपाउंडर ने उसे जो बॉडी बनाने की गोली दी थी वो खत्म हो चुकी थी। अब वो गोली उसे दोबारा से लेना है, इसलिए गुड्डू बार बार कंपाउंडर को फोन कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि कंपाउंडर फोन नहीं उठाता और मुन्ना कंपाउंडर को लेकर कालीन भैया के घर पहुंच जाता है और अचानक कालीन भैया के ऊपर वो हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कालीन भैया के पिता सत्यानंद त्रिपाठी भी आ जाते हैं और कंपाउंडर के कंधे में गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं। कंपाउंडर ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मुन्ना ने उसे अपने पिता को ही मारने को कहा था। ये सब कुछ जानने के बाद कालीन भैया मुन्ना को फोन करके बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मुन्ना को समझ आ गया था कि अब उसके पिता कंपाउंडर को नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए उसके पिता उसे अपनी गन दे देते हैं और मुन्ना कंपाउंडर से जानबूझकर पूछता है कि तुमने मेरे पिता के ऊपर हमला क्यों किया। कंपाउंडर अपने दोस्त मुन्ना को बचाने के लिए झूठ कहता है और बताता है, मुझे पता लगा था कि आपके घर में बहुत सारा कैश रखा हुआ है और उसी को लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन तभी अचानक आपके पिता वहाँ पर आ गए और मुझे मजबूरन उनके ऊपर हमला करना पड़ा। ये जानने के बाद मुन्ना खुद कंपाउंडर का गला काट देता है और ये सब करने के बाद मुन्ना मन ही मन रो रहा था क्योंकि कंपाउंडर उसका जिगरी दोस्त था। इधर गुड्डू और बबलू दोनों अंडरग्राउंड होने के लिए गोरखपुर चले जाते हैं, जहाँ उसका एक खबरी उन दोनों को एक कमरा देता है रहने के लिए और ये भी बताता है कि पार्टी गन लेने के लिए तैयार है। ये सुनकर बबलू कहता है कि हम लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड हैं और अभी हम बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन गुड्डू कहता है कि हम लोग यहाँ रहकर भी बिजनेस कर सकते हैं और गन्स बेचकर पैसे कमा लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों खबरी के साथ पार्टी के पास चले जाते हैं, जहाँ वो गन सप्लाई करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तभी उसका खबरी कहता है कि एक पार्टी का पता चला है जो गन लेने को तैयार है। बबलू अपने भाई को समझाता है कि बिना कालीन भैया को बताए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और फिलहाल अंडरग्राउंड रहने के लिए कहता है, लेकिन गुड्डू उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि कल हम दूसरे पार्टी के पास जाएंगे और हथियार बेचेंगे। अगले दिन होते ही दोनों पार्टी के पास जाने लगते हैं और उन लोगों के साथ उनका साथी बाबर भी था। बबलू देखता है कि गुड्डू जौनपुर की ओर जा रहा था और ये देखकर बबलू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा और गुस्से में गाड़ी से नीचे उतर जाता है। गुड्डू भी गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में ही पार्टी से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ बबलू भी पहुंच गया था क्योंकि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। देखते हैं कि वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए रतीश शंकर आता है और ये वही पार्टी है जिसके बारे में खबरी बात कर रहा था। रतीश शंकर गुड्डू और बबलू के बारे में सारी जानकारी जानता था और वो बताता है कि तुम लोग कालीन भैया के अंडर काम करते हो और मुझे पता है कि मुन्ना तुम्हारी बहन को किडनैप कर चुका है। रतीश शंकर गुस्से में कहता है कि त्रिपाठी खानदान यही करते हैं और उनका कोई भी सगा नहीं होता। मैं भी पहले उनके लिए काम करता था और ईमानदार था, लेकिन बाद में उन्होंने ही मुझे निकाल दिया। उसी तरह तुम लोग भी उनके लिए काम करते हो और वफादार हो और बाद में तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। रतीश शंकर उन दोनों को ऑफर देता है और कहता है मेरे साथ काम करने।
जिससे कि हम सब मिलकर मिर्जापुर पर राज करेंगे। ये बात सुनकर गुड्डू रतिशंकर के साथ ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और रतिशंकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये जौनपुर है और मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी गाली दे सकता हूँ। ये सुनकर तभी अचानक गुड्डू रतिशंकर को गोली मार देता है और उनके आदमी से कहता है कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो हमारे साथ काम करो, नहीं तो तुम लोगों को भी हम गोली मार देंगे। त्रिपाठी के घर में देखते हैं कि कालीन भैया से मिलने मौर्य पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच पहली बार बातचीत होती है। तभी कालीन भैया को यादव जी का फोन आता है जो बताता है कि गुड्डू और बबलू ने रतिशंकर को मार दिया है। यादव कहता है कि तुम दोनों के बीच पहले सुलह करवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लड़कों ने ऐसा किया। कालीन भैया कहता है कि मैंने ही उन्हें ऑर्डर दिया था रतिशंकर को मारने के लिए, क्योंकि उनके वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसीलिए उसको मरना तो था। अब ये सारी बात मौर्य सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कालीन भैया मौर्य को बताते हैं कि शहर में सभी लोग उसे कालीन भैया कहकर बुलाते हैं, लेकिन मौर्य उसे त्रिपाठी कहकर बुलाता है और ये भी कहता है कि हमारे यहाँ सभी लोग मुझे सर कहकर बुलाते हैं। ये कहकर मौर्य वहाँ से चला जाता है। इधर बबलू गुड्डू को समझाता है कि कालीन भैया को बिना बताए हम लोगों को कोई भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने रतिशंकर को मार दिया और अब कालीन भैया हमें नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में कालीन भैया का फोन आता है और उन दोनों को वो अपने फैक्ट्री में बुलाते हैं। वहाँ पर कालीन भैया के पिता सत्यानंद त्रिपाठी भी थे। कालीन भैया उन दोनों को समझाते हैं कि मेरे आदमी मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। बबलू कहता है कि रतिशंकर आपका शत्रु है और अगर वो मर भी गया तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सत्यानंद त्रिपाठी कहते हैं कि तुम लोगों ने बिना पूछे ये डिसीजन ले लिया और यही तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। गुड्डू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रतिशंकर हम दोनों को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था और गाली गलौज भी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। गुड्डू कालीन भैया को समझाता है कि अगर हम छोटे से छोटे काम के लिए भी आपका परमिशन मांगते रहेंगे तो काम कैसे होगा। ये सारी बात सुनने के बाद कालीन भैया उन दोनों को यहाँ से जाने को बोलते हैं। गुड्डू और बबलू अपने घर जाते हैं, लेकिन गुड्डू घर के बाहर ही रहता है और बबलू अपने पिता से मिलता है और उनको बताता है कि जो काम हम कर रहे हैं हमको नहीं पता कि आगे चलकर हमें कुछ फायदा होगा या नहीं। ये सुनकर उसके पिता रमाकांत कहते हैं कि ये सबको पता है कि तुम लोग जिस रास्ते में चल रहे हो उस रास्ते में सिर्फ तुम दोनों का अंत लिखा है। बबलू कहता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर अगर हम ये काम छोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे और इसीलिए उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम लोगों के पास अभी भी टाइम है, ये सारा काम छोड़कर घर वापस आ जाओ। इसके बाद गुड्डू और बबलू स्वीटी के घर चले जाते हैं और स्वीटी कहती है कि तुम इतने दिनों तक मिलने नहीं आए और बात भी नहीं करते। ये सुनकर गुड्डू कहता है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले गए थे। स्वीटी नाराज हो जाती और कहती है कि तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। गुड्डू कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने के लिए तो छटपटा रहा हूँ। और अगले दिन स्वीटी और गुड्डू कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और साथ में परिवार के कुछ लोग भी थे, लेकिन उनके माता पिता वहाँ पर नहीं आए थे। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद गुड्डू स्वीटी को लेकर अपने घर आता है और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने। गुड्डू की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपनी बहू को देखकर और गुड्डू के पिता भी खुश थे और स्वीटी को आशीर्वाद देते हैं। रमाकांत अपने बेटे गुड्डू से पूछता है कि आगे का क्या तुम सोचे हो, क्या करोगे, लेकिन गुड्डू कहता है आगे के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है और जो भी होगा देख लूंगा। ये सुनकर रमाकांत अपने बेटे को समझाता है कि जो रास्ते में तुम चल रहे हो आगे जाकर जब तुम्हारा बच्चा होगा तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। अब सुहागरात की रात गुड्डू को समझाता है कि आज रात वो दोनों सुहागरात नहीं मानेंगे क्योंकि कल उसका मिस्टर पूर्वांचल का कंपटीशन है, इसीलिए उसका पूरा ध्यान कंपटीशन पर ही था। उसी रात कालीन भैया के घर में हम देखते हैं कि फिर से बीना अपने घर के नौकर राजा के साथ सो रही थी और उसके बाद जब वो उसे कमरे से निकालती है तभी वहाँ पर सत्यानंद आ जाता है। बीना घबराकर कहती है कि आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर बीना वहाँ से चली जाती है और उसी रात मुन्ना कंपाउंडर के घर जाता है और वहाँ कुछ पैसे रख देता है क्योंकि कंपाउंडर के घर में उसकी दादी रहती थी। तभी अचानक वहाँ पर कंपाउंडर की दादी नीचे आ जाती है और कुछ कहने लगती है और बोलती है कि मेरा पोता बहुत दिनों से घर वापस नहीं आया। मुन्ना दादी को समझाता है कुछ काम के सिलसिले में मैंने उसे शहर से बाहर भेजा है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो दादी को कुछ पैसे दे देता है, लेकिन मुन्ना मन ही मन उदास था और जानता था कि कंपाउंडर अब कभी नहीं आएगा। अगली रात मिस्टर पूर्वांचल का कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसमें गुड्डू भैया भी भाग लेते हैं। वहाँ के गेस्ट के रूप में अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया को बुलाया जाता है। जिसके बाद फिर मुन्ना भैया को देखते हैं जो फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे कि शायद कंपाउंडर मेरे पिता को मारने के लिए अकेले नहीं आया होगा और फिर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है और उनकी सारी बात बाहर से मकबूल सुन लेता है। इसके बाद मकबूल कंपाउंडर के घर चला जाता है और वहाँ जाते ही कंपाउंडर का मोबाइल उसे मिल जाता है जो मकबूल अपने साथ रख लेता है। इधर कंपटीशन के समय सभी कंटेस्टेंट अपनी बॉडी दिखाने लगते हैं। फिर मकबूल कालीन भैया को फोन करके अपने घर बुलाता है और कहता है कुछ जरूरी चीज आपको दिखानी है। कालीन भैया बीच में ही वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और जज को बता देते हैं कि गुड्डू ये कंपटीशन नहीं जीतना चाहिए। ये कहकर कालीन भैया वहाँ से चले जाते हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो मकबूल कंपाउंडर का फोन उसे दिखाता है और दिखाता है कि कंपाउंडर के फोन पर गुड्डू भैया का 12 मिस कॉल था। ये देखकर कालीन भैया समझ जाता है कि शायद गुड्डू कंपाउंडर के साथ मिला हुआ है और वो दोनों मिलकर उसे मारना चाहते थे। इधर कंपटीशन में देखते हैं कि तीसरे और दूसरे विजेता के नाम घोषित करने के बाद जब विनर का नाम अनाउंस करने का समय आता है तो उसमें किसी और कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। ये सब सुनने के बाद गुड्डू भैया बहुत गुस्सा हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट को मारने लगता है और कहता है ये प्राइज मेरा है। चारों तरफ गोलीबारी चलने लगती है। बबलू सभी को धमकाने लगता है और गुड्डू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो रोने लगता है। उसी रात कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना से आकर मिलता है और कहता है कि अब पावर तुम्हारे हाथ में देने का टाइम आ गया है और गुड्डू और बबलू को उसे मारने का ऑर्डर देता है। मुन्ना ये सुनकर
देखकर पहली बार अपने पिता के लिए खुश होता है और कहता है कि आपने पहली बार मेरे ऊपर भरोसा किया और मैं उन दोनों को मार कर ही वापस आऊंगा। अगले दिन कॉलेज में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें देखते हैं कि गोलू इलेक्शन जीत जाती है और मुन्ना भैया हार जाते हैं। ये बात जानने के बाद मुन्ना भैया प्रिंसिपल से मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि वोटिंग ठीक तरीके से हुई क्यों नहीं। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं फिर से काउंटिंग करवाऊंगा, लेकिन मुन्ना कहता है नहीं, और गोलू पहली बार जीती है इसीलिए वो उसको धन्यवाद देना चाहता है। प्रिंसिपल गोलू को कॉल करता है और कॉलेज में आने के लिए कहता है, लेकिन गोलू कहती है कि वो डिम्पी की दोस्त की शादी के लिए गोरखपुर चली गई है। इधर बाहर कॉलेज में गोलू के जीतने पर सारे स्टूडेंट्स नारेबाजी करने लगते हैं और मुन्ना भी गोलू को बधाई देने के लिए गोरखपुर के लिए निकल जाता है, लेकिन वो कुछ और ही काम करने के लिए जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि गोलू के साथ गुड्डू और बबलू भी होंगे। इधर गोलू प्रेसिडेंट बनने की खुशी में सभी को पार्टी देती है और उसके बाद वो तैयार होकर गोरखपुर के लिए सभी लोग निकल पड़ते हैं। इधर मौर्य किन्नर से पूछताछ करने लगता है कि तुम लोगों को अफीम किसने दी, और ये भी बताता है कि मुझे पता है कि गुड्डू और बबलू इन सब के पीछे हैं और असली आदमी अखंड आनंद त्रिपाठी है, उसी का ये अफीम का बिजनेस है। मौर्य अखंड आनंद त्रिपाठी का नाम कोर्ट में लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी किन्नर को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुड्डू और बबलू, स्वीटी, डिम्पी, गोलू वो सभी शादी में पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये शादी किसी और की नहीं बल्कि लाला की बेटी की थी। अब शाम हो जाती है और शादी का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और उसी शादी में मुन्ना भैया का एक आदमी वो भी शादी में आया हुआ था और वो गुड्डू और बबलू को देख लेता है और तुरंत मुन्ना को फोन करके एड्रेस बता देता है। थोड़ी देर में मुन्ना अपने साथियों के साथ शादी में पहुंच जाते हैं और इधर गुड्डू को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो बाथरूम चला जाता है। तभी मुन्ना भैया दूल्हा और दुल्हन के पास बंदूक लेकर चले जाते हैं और डिम्पी को पकड़ लेते हैं और ये सब देखकर लाला हैरान हो गया था और वो अपने आदमियों को गोली चलाने से मना करता है। मुन्ना सभी से कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ गुड्डू और बबलू को लेने के लिए आया हूँ। तभी गुड्डू बाथरूम से निकलता है और देखते हैं कि मुन्ना ने सभी को बंदी बना लिया था। गुड्डू एक एक कर सभी को मारने लगता है, लेकिन तभी मुन्ना उसके कंधे पर गोली चला देता है। ये देखकर बबलू, स्वीटी और गोलू तीनों एक जगह छुप जाते हैं। मुन्ना बबलू को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन गुड्डू अपने भाई को बाहर निकलने से मना करता है। मुन्ना फिर से गुड्डू के पैर में गोली मार देता है, जिसके चलते स्वीटी बाहर निकल के गुड्डू को बचाने के लिए आती है, लेकिन मुन्ना का एक साथी स्वीटी को भी गोली मार देता है और घायल कर देता है। अगले सीन में त्रिपाठियों के घर में देखते हैं कि बीना अपने ससुर सत्यानंद त्रिपाठी का पैर दबा रही थी कि तभी वो अपनी बहू से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे और राजा के बीच क्या हुआ। सत्यानंद बीना को समझाता है कि बड़ी घर की औरतें बाहर जाकर तमाशा नहीं करते, इसलिए सत्यानंद अपनी बहू को लेकर राजा के पास जाता है, जहाँ देखते हैं कि राजा के हाथ और पैर बंधे हुए थे। सत्यानंद बीना से राजा के पैंट खोलने के लिए कहता है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देने के लिए बोलता है। बीना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी जान बचाने के लिए राजा के प्राइवेट हिस्से को चाकू से काट देती है। इधर शादी में देखते हैं कि बबलू जो घायल हो चुका था वो मुन्ना से पूछता है कि अगर कालीन भैया को पता चला कि तुमने हम दोनों को मार दिया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुन्ना कहता है कि तुम्हारे कालीन भैया ने ही तुम दोनों को मारने का ऑर्डर मुझे दिया है। तभी पीछे से गोलू एक बंदूक लेकर मुन्ना के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन बंदूक में गोली ही नहीं थी। मुन्ना गोलू को जोर से धकेल देता है। इधर स्वीटी भी घायल हो गई थी और वो उठकर मुन्ना को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये जानकर मुन्ना और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था और तुम गुड्डू के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये जानकर मुन्ना स्वीटी को गोली मार देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर गुड्डू रोने लगता है, जिसके बाद मुन्ना बबलू को मारने के लिए आता है, लेकिन गुड्डू रोते हुए कहता है बबलू को ना मारने और बदले में उसे मार दे, और डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही गुड्डू अपनी आंखें खोलता है मुन्ना बबलू के सिर पर गोली मारकर उसे वहीं मार डालता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद गुड्डू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर मुन्ना रिलैक्स करने के लिए गाना चला देता है और थोड़ा नाचने गाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कालीन भैया मौर्य और उसके बाकी साथियों को पकड़ के लाते हैं और एक एक करके उनके साथियों को गोली मार देते हैं और मौर्य को समझाते हैं कि आपको जो काम करना था आपने कर लिया, आप इस शहर में नौकर बन के आए हैं और हम इस शहर के राजा हैं। इस बीच गुड्डू गोलू के सामने पड़े हुए बंदूक को उठाने के लिए कहता है और मुन्ना के ऊपर निशाना लगाने को बोलता है। गुड्डू मुन्ना के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन मुन्ना बच जाता है और फिर लाला अपने आदमी से उन लोगों के ऊपर गोली चलवाने के लिए कहता है। सभी गोली चलाने लगते हैं और मुन्ना और उसके साथी छुप जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे ही करते करते गोलू और डिम्पी दोनों मिलकर गुड्डू को वहाँ से उठाते हैं और वहाँ से बाहर भाग निकलते हैं और इसी के साथ मिर्जापुर का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन के पोस्ट